everyone, welcome to Pavni Study Point. आज is matter around us pure जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है आपके सल्यूशन एंड इट्स टाइप। सल्यूशन क्या होता है और सल्यूशन के टाइप्स कितने हैं, राइट। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज़ दिस टर्म एक्चुअली मीन्स सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपसे बहुत पूछे जाएंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल गिव यू ऑल द न्यूमेरिकल्स वन बाय वन, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना पहला टॉपिक जो है सल्यूशन। सल्यूशन होता क्या है? तो सल्यूशन बेसिकली होता है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर। सल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर से आप क्या समझते हो? होमोजीनियस मिक्सचर से आप ये समझते हो कि कोई भी कंपोनेंट्स अगर उसमें हैं तो उसका जो कॉम्पोजिशन हो रहा है ना वो सेम हो रहा है, राइट। आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लास्ट वीडियो में देखा भी था कि वो हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोजिशन के होते हैं, वेर एज होमोजीनियस में सेम कॉम्पोजिशंस होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल आप ले लो सपोज सोडा वाटर। तो सोडा वाटर आपका क्या हुआ? एक सल्यूशन का काम करेगा, एक ऐसा सल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो लेमोनेड, नींबू पानी। ये भी आपका सल्यूशन होगा जो होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। तो बेसिकली सल्यूशन से आप यही समझते हो कि ये एक लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट। सल्यूशन आप खुद ही देखो, सल्यूशन से आप क्या लग रहा है आपको? कोई ऐसी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है, जिसमें आप अगर सॉलिड को भी डालो तो भी वो डिज़ोल्व हो जाए, लिक्विड को भी डालो तो भी वो डिज़ोल्व हो जाए और गैस को भी डालो तो भी वो डिज़ोल्व हो जाए, राइट। बट वी कैन ऑल्सो हैव सल्यूशन एज सॉलिड एंड गैसियस, मतलब सॉलिड सल्यूशन भी फॉर्म हो सकता है और गैसियस सल्यूशन भी फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ लिक्विड ही सॉल्यूशन में होगा। सॉलिड सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल एलॉय जो है वो आपका क्या कहलाता है? सॉलिड सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशन में हमने ले लिया सपोज एयर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये बताते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, एग्जिस्टेंस है उसकी, और गैसियस की भी है, ठीक है। अब आप सल्यूशन में एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे होमोजेनिटी बरकरार है एट ईच पार्टिकल लेवल। ईच पार्टिकल लेवल मतलब होमोजेनिटी हर जगह रहेगी, कॉम्पोजिशन जो रहेगा वो हमेशा कंपोनेंट्स का सेम ही रहेगा थ्रू आउट, राइट। सपोज लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। नींबू पानी का टेस्ट जो है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो कितने भी टाइम रखा रहा हो, लेकिन जो उसका टेस्ट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो होमोजेनिटी विल बी देयर, इंक्लूडेड देयर, राइट। अच्छा, अब ये जो एलॉय टर्म आया ना सॉलिड सॉल्यूशन का, अब हम पढ़ेंगे कि एलॉय होता क्या है एक्चुअली। तो एलॉय बेसिकली मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। एलॉय क्या है? मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, नॉन मेटल्स जो सेपरेट नहीं हो सकते बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी आप कोई भी फिजिकल मेथड, आप फिल्ट्रेशन करो, कंडेंसेशन करो, कुछ भी करो, देयर विल बी नो सेपरेशन। मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, अगर उसका मिक्सचर हो गया एलॉय में तो वो नहीं चेंज होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एलॉय में जैसे ब्रास, ठीक है। तो ब्रास जो है एक एलॉय है, तो इसमें जो कंपोनेंट्स मिक्स हुए हैं वो कौन से हुए हैं? एक आपका जिंक हुआ है, एक आपका कॉपर हुआ है। तो जिंक की परसेंटेज कितनी थी ब्रास में? 30% थी, जबकि कॉपर की कितनी है? कॉपर की आपकी
70% है। तो ब्रास आपका एक एग्जाम्पल है एलॉय का। अच्छा, अब ये टर्म हमको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक पढ़ा कि सोल्यूशन क्या होते हैं। सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। सोल्यूशन में होमोजेनिटी जो होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। एग्जाम्पल लेमोनेड ले लो, आप सोडा वाटर ले लो, कुछ भी ले लो। अच्छा, अब जो होते हैं ये, तो उसमें एलॉय, जो सोल्यूशन में एग्जाम्पल हमने दिए हैं उसमें एलॉय क्या है? एलॉय मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, जो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। चाहे आप कोई भी फिजिकल मेथड उस पर अप्लाई कर दो, आप फिल्ट्रेशन लगाओ, कंडेंसेशन लगाओ, कुछ भी आप लगाओगे, वो सेपरेट नहीं करेगा अपने कंपोनेंट्स को। ठीक, अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन एक्चुअली किन दो चीज़ों में डिवाइड हुआ है, क्लासिफाइड हुआ है। तो सॉल्यूशंस जो है ना आपका, एक तो वो डिवाइड हुआ है सॉल्यूट में, सॉल्यूट, और एक आपका सॉल्वेंट में। ठीक है, अब आपको ये समझना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने लिया वाटर, राइट। तो वाटर में अगर मैंने शुगर ऐड कर दी, वाटर में मैंने अगर शुगर ऐड कर दी, तो शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर में, शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। तो सॉल्वेंट हमें क्या बताता है? कोई कंपोनेंट जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहा है, मतलब शुगर एक कंपोनेंट है जो वाटर में डिज़ोल्व हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? तो वो वाटर जो होगा ना आपका, वो वाटर आपका कहलाएगा सॉल्वेंट, राइट। और उस सॉल्वेंट में, उस वाटर में जो कंपोनेंट जा रहा है और डिज़ोल्व हो जा रहा है, वो कंपोनेंट आपका क्या कहलाएगा? वो कंपोनेंट आपका कहलाएगा सॉल्यूट, यानी शुगर आपकी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि जो डिज़ोल्व कर रहा है, मतलब वाटर में आप किसी कंपोनेंट को मिला रहे हो, तो वाटर क्या कर रहा है? डिज़ोल्व कर दे रहा है उस कंपोनेंट को उसी में, तो वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट डिज़ोल्व हो रहा है उस वाटर में, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। ठीक, और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे सोडा वाटर मैंने बताया था। तो सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वाटर होता है। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे CO2 होती है और H2O वाटर होता है। तो CO2 जो गैस होती है ना आपकी, ये किसका काम करेगी? CO2, CO2 काम कर रही है यहाँ सॉल्यूट का। CO2 यहाँ क्या काम कर रही है? सॉल्यूट का काम कर रही है। जबकि वाटर यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। क्यों? अभी बताया था कि किसी भी चीज़ में अगर डिज़ोल्व हो रहा है, वो मतलब वो चीज़ डिज़ोल्व हो रहा है कंपोनेंट, तो वो क्या कहलाएगा आपका? सॉल्यूट। और अगर वो डिज़ोल्व कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया और CO2 आपकी गैस जो है वो सॉल्यूट हो गई। ठीक, एयर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एयर, एयर को देखते हैं। तो एयर आपको क्या बताती है? एयर क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस। यहाँ एक गैस नहीं प्रेजेंट है एयर में, बहुत तरीके की गैसेस यहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर में, वो है आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 21%, और नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 78%। ठीक है, तो ये दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं एयर के, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं एयर में। जब मिक्सचर होता है गैसेस का, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही पाए जाते हैं। जो बाकी गैसेस होती हैं ना, बहुत सारी होती हैं, जैसे आर्गन है, ये जितनी भी होती हैं, और वो सारी जो होती हैं वो सारी स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती हैं, तो इसलिए उनका इतना खास रोल नहीं होता। बट रोल होता है क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसलिए एयर जो है ना वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है, होमोजीनियस। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सेम कंपोजिशन के होते हैं। तो एयर जो है आपकी वो होमोजीनियस मिक्सचर्स है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टी क्या कहती है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या हमें कहती है। तो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, पहला तो हमें ये कह रही है कि सोल्यूशंस जो होते हैं वो आपके होमोजीनियस होते हैं। ये बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि जो सोल्यूशंस होते हैं वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक, दूसरा जो आपको कह रही है प्रॉपर्टी वो ये कह रही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सोल्यूशन के, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे मतलब 1 नैनोमीटर में होते हैं। अब 1 नैनोमीटर से आप क्या समझते हैं, 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁹ मीटर। सोचो नेगेटिव में पावर 9 तक जा रही है तब वो मीटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कितने ज़्यादा पार्टिकल्स इसके स्मॉल होंगे, और कि आप इनको अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, वो आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इन पार्टिकल्स को देख सकते हो। इसी की वजह से जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बनी वो ये बनती है कि स्मॉल साइज़ इतना ज़्यादा होता है इन पार्टिकल्स का कि जो लाइट, जो पाथ पे लाइट पड़ रही होती है ना, पाथ ऑफ लाइट, वो तक हमें विजिबल नहीं होती है। और इसी वजह से सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट भी नहीं हो सकते फ्रॉम मिक्सचर बाय एनी प्रोसेस, इधर बाय फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन एक्सेट्रा, बाय एनी प्रोसेस हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने इतने ज़्यादा छोटे हैं कि आप कहाँ से सेपरेट कर लोगे इन्हें, राइट। तो ये आपकी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, सॉल्यूशन की। ठीक है, अब जो टॉपिक आया वो टॉपिक है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे, पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले एक बात और पता होनी चाहिए, वो ये, जैसे सपोज़ करो हमने वाटर लिया, टेक एन एग्जाम्पल, हमने वाटर लिया, ठीक है, बीकर में, उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी, ठीक है, नॉर्मल वाटर लिया, कोई ऐसा नहीं कि वार्म वाटर, कोल्ड वाटर, नथिंग, नॉर्मल वाटर लिया, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप देखो, अब आप इसमें जज कर लोगे ना कि सॉल्यूशन कौन सा है, सॉरी सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। तो सॉल्यूट आपका क्या हुआ, शुगर हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि ये पानी में घुल रही है। और सॉल्वेंट आपका क्या हुआ, वाटर हुआ। अब जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है, तो कंसंट्रेशन हमको बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में, यानी इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हमको कौन बताता है, ये हमको बताता है आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन को। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, ये दोनों टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपका आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक आपका आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक आपका आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये दोनों होते क्या हैं, ये देखो, तो अगर कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू सॉल्यूट, अगर सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है सॉल्यूट से, तो वैसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, डाइल्यूट कहलाता है। और अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो सॉल्वेंट से, तो वैसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, अभी भी ना समझ में आया हो तो एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल जैसे मैंने सपोज़ ले लिया, मैंने एक बीकर लिया, उसमें 10 लीटर वाटर कंसिडर कर लो, ठीक है, और इस 10 लीटर के वाटर में मैंने 2 ग्राम ऑफ शुगर मिलाई, मैंने 2 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व कर दी। तो 10 लीटर वाटर है, वाटर इज सॉल्वेंट, और 2 ग्राम शुगर है। यहाँ से सीधा सीधा कंसिडर होके आ रहा है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है सॉल्यूट से। तो अभी अभी मैंने बताया कि जब सॉल्वेंट सॉल्यूट से ज़्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, वो सॉल्यूशन आपका कहलाता है डाइल्यूट। क्या कहलाता है, डाइल्यूट। सिमिलरली कंसंट्रेटेड को समझना है तो आपने क्या किया, आपने पहले 10 लीटर वाटर लिया था, इस बार भी चलो मैंने 10 लीटर वाटर ही लिया, पर मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे 12 ग्राम शुगर ऐड कर दी। तो अब यहाँ पे लेवल बढ़ गया,
सॉल्यूट आपका ग्रेटर हो गया सॉल्वेंट से, तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट से ग्रेटर हो जाएगा तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये होते हैं आपके डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अच्छा, अब हम क्या समझेंगे? अब एक टर्म आया आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है समझो। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे जितना सोल्यूशन डिज़ोल्व मतलब जितना सोल्यूट सोल्यूशन में डिज़ोल्व होना था वो हो चुका है, इससे आगे वो नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल देखो, एग्ज़ाम्पल आपका जैसे अपने एक बीकर लिया, उसमें आपने वाटर लिया और उस वाटर में आपने फिर से एक बार शुगर को ही ऐड किया। बट अगर आप ये चाहो कि आप शुगर आपने डाल दी जितनी डालनी चाहिए और आप वाटर डालते जाओ, एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे आप उससे ज़्यादा वाटर नहीं डाल पाओगे, राइट? तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब आपका काम जो है वो रुक जाएगा। इट इज़ नॉट केपेबल टू डिज़ोल्व मोर देन यू वांट। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि लिक्विड में बीकर भर गया आपका और उसके बाद भी आप लिक्विड डालोगे तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली वो बाहर गिरेगा, तो उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। ऐसे सोल्यूशंस जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड कहलाते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट कि अनसैचुरेटेड क्या होता है? तो कोई ऐसा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कंटेन हो रहा हो सोल्यूशन में पर वो सैचुरेशन लेवल से कम पे ही हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा। कि वहाँ पे सैचुरेशन हुआ ही नहीं, वो उससे कम पे ही रुक गया, तो वो आपका अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो टर्म आया था, सॉल्युबिलिटी जो टर्म हमें जानना था, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो होता है आपका वो होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है आपका, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी। अच्छा देखो कैसे समझो, फ्रॉम एग्जांपल, जैसे मैंने क्या किया, मैंने 3 बीकर ले लिए, ठीक है, मैंने 3 बीकर ले लिए, तीनों में ना वाटर इन्वॉल्व कर दिया, ठीक। अब मैंने एक बीकर में शुगर ऐड करी, एक बीकर में मैंने चलो सॉल्ट ऐड कर दी और एक में मैंने सैंड ऐड कर दिया। अब आप इसमें इन तीनों बीकर्स से क्या कंक्लूज़न निकाल के लाए? इन तीनों बीकर्स में देखो और जो प्रोसेस इनमें होगा उस प्रोसेस से हम ये कंक्लूज़न, ये रिज़ल्ट निकलेगा कि इन तीनों की ही सॉल्युबिलिटीज़ सेम नहीं होंगी। डिफरेंट टेम्परेचर पे इन तीनों की ही सॉल्युबिलिटीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो सॉल्युबिलिटीज़ कभी भी कंपोनेंट्स की ऐसे मैच नहीं करेगी, दे विल बी डिफरेंट, राइट। तो ये रिज़ल्ट आपका जो निकला ये हमें ये बताता है कि कैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अच्छा, अब जो टॉपिक आया कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उससे पहले जो स्लाइड में मेरे दे रखा है नोटेशंस उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा पहला कि सोल्यूशन होता क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। देखो यहाँ पे भी एग्जांपल लेमन वाटर दे रखा है, शुगर सोल्यूशन दे रखा है, सोडा वाटर दे रखा है, करेक्ट। फिर हमारे कंपोनेंट्स पे, तो कंपोनेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सोल्यूट। आपको ये बात पता है, सॉल्वेंट मतलब जो जिसमें कंपोनेंट डिजॉल्व हो रहा है वो आपका सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट जो कंपोनेंट डिजॉल्व हो रहा है वो कंपोनेंट आपका सोल्यूट होगा। देखो बात भी यही लिखी है कि द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट एंड यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, इट इज सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्वेंट, सपोज वाटर एंड अल्कोहल एग्जाम्पल। ऐसे ही सिमिलर सोल्यूट, यही हमने डिस्कस कर चुके हैं हम कि द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो होती है वो एज कम्पेयर टू सॉल्यूट ज़्यादा होती है। और एग्जाम्पल इसके क्या दिए हैं आपके? शुगर दिया है, सॉल्ट दिया है, आयोडीन दिया है, एसेट्रा। तो ठीक है, ये होता है आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अच्छा, आगे हमने क्या डिस्कस किए थे? ये भी किए थे कि कितने तरीके के सोल्यूशंस होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा कि वो लिक्विड सोल्यूशन ही हो, वो सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल भी देखो दे रखा है एलओआई, जो हमने डिस्कस भी किया। सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड इन अ लिक्विड मतलब शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब आपके
सॉलिड होते हैं और लिक्विड सोल्यूशन में होते हैं, ठीक है। लिक्विड इन अ लिक्विड सोल्यूशन, जैसे लेमन वाटर आपका है, विनेगर है आपका। गैस इन अ गैस इज एयर, गैस इन अ लिक्विड इज सोडा वाटर। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपकी टाइप्स हैं कि कितने फॉर्म्स में हम सोल्यूशंस को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या बताई थी कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो वही सिमिलर चीज़ कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम कंटेन कर सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब जो टॉपिक ये था कि कंडीशंस इफ़ेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी को। दो कंडीशंस हैं, इसको भी देख लेते हैं कि टेम्परेचर है एक और दूसरी है प्रेशर। तो ये क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेयर एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, ये बहुत ज़रूरी है, सॉलिड इन लिक्विड की। सॉलिड इन लिक्विड से आप क्या समझते हो, शुगर सोल्यूशन। तो इसकी अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो आपका टेम्परेचर, इसकी अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है वो आपका वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड की बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होएगी ना, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल आपका क्या है, जैसे सोडा वाटर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप इसका बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपका कंडीशन जो हुई इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर पे। अब प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर पे ये इफेक्ट पड़ता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस इन लिक्विड की, यानी फॉर एग्जांपल सोडा वाटर की, ये इंक्रीज़ होएगी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा। पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे इट विल रिमेन अनइफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सॉलिड इन लिक्विड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रेशर के इंक्रीज़ होने पे। बट इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड की बट ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी थी और उसकी कंडीशंस जो इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब जो टॉपिक आपका आया वो आया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन का, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में। यहाँ पे देखो दिया है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सी इनकी डेफिनेशंस अलग होंगी पर बात वही है, जो मैंने बोला वो भी बात वही है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। व्हाट दे हैव सेड इज ऑल्सो करेक्ट कि मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो आप इसको ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, द आंसर विल बी सेम। आप बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो कि एक्चुअल मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, राइट। अब इसमें मैथमेटिकली 3 एक्सप्रेशंस, 3 मेथड्स हमको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं बट 3 होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। पहला जैसे यहाँ पे दे रखा है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज। सेकंड जो है देखो लिक्विड सॉल्यूट में अगर दिया है तो लिक्विड सॉल्यूट में आपका क्या कहलाता है कंसंट्रेशन, कि मास ऑफ सॉल्यूट, लिक्विड फॉर्म में अगर आपको दिया तो कहलाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपका कंसंट्रेशन एक ये कहलाएगा। इसके 3 मेथड्स होते हैं, एक आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और एक जो है ना वो आपका कहलाता है देखो थर्ड वन जो आपका कहलाता है वो आपका होता है मास बाय वॉल्यूम। ये तीनों ही मेथड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपको। तो मास बाय वॉल्यूम में क्या होगा कि मास सॉल्यूट का हम लेंगे न्यूमरेटर में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये आपका थर्ड मेथड होगा मास बाय वॉल्यूम का। तो 3 मेथड्स थे, पहला क्या था मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा अब हमने आई गेस सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे, बट मोर देन दैट यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स और हैं जो हमें कवर कर लेंगे। एक तो है आपका कोलाइडल सोल्यूशन होता क्या है। कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है
कैसे टिंडल इफेक्ट परफॉर्म होता है हम इसको देखते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस आपके वो पार्टिकल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस कोलाइडल सॉल्यूशंस ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस आपके वो पार्टिकल्स होते हैं ना जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहे होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, कि जब सॉल्यूशन उसमें परफॉर्म हो रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहे होते हैं, जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहे होते हैं। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज़, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में इतना स्मॉल साइज़ होता है कि ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये दिखने में ऐसे ही रिप्रेजेंट होते हैं कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा आपस में चिपके होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये उसी में घुल गए, पार्टिकल्स अलग से कहीं दिख नहीं रहे होते, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर दिखने में लगते हैं, पर एक्चुअल में ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, ये एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं। ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि इनमें कॉम्पोजिशन जो हो रहा है ना वो डिफरेंट हो रहा है कंपोनेंट्स का, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन है ना वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन टू बी एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनको आप इतने ज़्यादा इनके पार्टिकल्स का साइज़ स्मॉल होता है कि आप अपनी नेकेड आइज से भी इनको नहीं देख सकते, इनके लिए भी आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज ये भी ईजिली स्कैटर कर लेते हैं थ्रू अ बीम ऑफ लाइट, ये ईजिली स्कैटर कर लेते हैं थ्रू अ बीम ऑफ लाइट, और वही जो स्कैटरिंग होती है ना बीम ऑफ लाइट की, जो वो स्कैटर कर लेते हैं अपने पाथ को, ईजिली विजिबल होते हैं अपने पाथ के लिए, तो वो स्कैटरिंग जो होती है बीम ऑफ लाइट की वो आपकी क्या कहलाती है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये आपका कहलाता है, प्रोसेस जो है ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका कहलाता है टिंडल इफेक्ट, राइट। अब हम समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। टिंडल इफेक्ट देखो यहाँ पे दिया है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जब कोई बीम ऑफ लाइट पास करेगी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में जब वो पास कर रही होगी, तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स होंगे ना वो स्कैटर कर देंगे बीम ऑफ लाइट, और जो पाथ होगा लाइट का वो हमारे लिए विजिबल हो जाएगा। ठीक यही प्रोसेस हमने पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस यही होते हैं जहाँ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं, और इनके स्मॉल साइज़ की वजह से हम इनको नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, लेकिन जो पाथ होता है ना स्कैटरिंग करने का बीम ऑफ लाइट का वो विजिबल होता है इसमें, तो वही चीज़ इसमें दी भी हुई है, और यही प्रोसेस आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट जैसे आप कब देख सकते हो? जब लाइट एंटर करती है रूम में, सपोज आप अपने रूम में हो और सनलाइट जो है वो एंटर कर रही है आपके रूम में किसी भी स्मॉल होल से भी, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, अगर वो डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स के साथ में वो लाइट भी जो है वो एंटर कर रही है रूम में, तो आप क्या रियलाइज़ करोगे कि आप वहाँ से बाहर का मतलब विजिबिलिटी होएगी, आपकी जो पाथ ऑफ लाइट होएगा वो विजिबल होगा, राइट। जैसे एग्जांपल देखो दे रखा है कि टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट, क्योंकि हम देखते हैं जब कोहरा होता है या कुछ ऐसा मतलब बारिश वाला मौसम होने वाला होता है, तो हल्की हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स जो गिर रही होती है ना उसकी मदद से भी हम इट कैन बी सीन, इस टिंडल इफेक्ट को हम कहाँ देख सकते हैं? फॉरेस्ट एरियाज़ में भी, वहाँ पे भी स्कैटरिंग जो है लाइट की विजिबल हो जाएगी, बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल, पाथ हमारा लाइट का विजिबल हो जाएगा, किसकी वजह से? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली हमको टिंडल इफेक्ट से ये समझ में आया कि जब बीम ऑफ लाइट कोई भी पास करेगी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे वो स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को, और जो पाथ होगा लाइट का वो हमारे लिए विजिबल हो जाएगा, वी कैन सी इट फ्रॉम अवर नेकेड आइज, राइट। तो दिस इज टिंडल इफेक्ट। अब आपके ये टॉपिक्स कवर हो गए। आज हमने डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर हमने फैक्टर्स पे गए, दैट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर, फिर हम कंसंट्रेशन, जहाँ 3 मेथड डिस्कस किए, उसके बाद हमने कोलाइडल सॉल्यूशन भी डिस्कस किया, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आया वो टॉपिक है कंपैरिजंस का,
किन के कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का। तो उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम सारे कंपैरिजन्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हमारे ये 3 मेथड्स के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ पे, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।